दोस्तों, ब्याज जो है ना, इसका बहुत ही बड़ा असर हम गरीबों पर पड़ता है। जब ब्याज का रकम नहीं भर पाते हैं या ब्याज बढ़ते चला जाता है, ऐसे लगता है जैसे हमारी ज़िंदगी बिल्कुल नरक बन चुकी है और उससे बदतर हम ज़िंदगी को जीने लगते हैं। दरअसल हम ब्याज मजबूरी पर लेते हैं, लेकिन वही मजबूरी का जो ब्याज देते हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। ब्याज के चक्कर में एक पिता ने अपनी ही बेटी को एक ऐसे दरिंदे के हवाले कर दिया जो उसे तकरीबन 3 साल तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और उसे मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ ब्याज के लिए। तो दोस्तों, आज की जो सच्चा घटना बताने वाले हैं, जिसे आप सुनकर आपका कलेजा हिल जाएगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या आज हमारे समाज के अंदर मान्यता मर चुकी है लोगों के दिलों से? तो दोस्तों, यह सच्ची घटना जब आप गौर से इस कहानी को सुनेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ, दरअसल यह उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है रायबरेली, और रायबरेली ही शहर में सुरेंद्र प्रताप सिंह का एक परिवार रहता था। उसके परिवार में 7 सदस्य शामिल थे। सुरेंद्र प्रताप सिंह, उनकी पत्नी रेखा प्रताप सिंह, उनका एक बेटा जिसकी उम्र 28 साल थी। इंद्रजीत प्रताप सिंह पेशे से एक डॉक्टर था और उनकी एक बेटी साक्षी प्रताप सिंह जिसकी उम्र 19 साल थी। और वहीं पर सुभी प्रताप सिंह इंद्रजीत की पत्नी थी और उनके 2 बेटे थे। सुभी प्रताप सिंह जो थी पेशे से वह डॉक्टर थी। इनकी शादी जो है 16 नवंबर सन 2013 इंद्रजीत के साथ हुई थी। और ये जो हैं इलाहाबाद में खुद का इनका एक क्लिनिक, वहीं पर रहती थी अपनी बेटे और बेटी के साथ। इंद्रजीत जो थे वो अपने पिता के साथ रायबरेली शहर में रहते थे और यहीं पर इनका भी एक खुद का क्लिनिक था और जहां पर मरीजों को देखा करते थे, क्योंकि ये भी एक बेहतरीन डॉक्टर थे। तभी तारीख आती है 18 जून सन 2017। रायबरेली से तकरीबन 15 किलोमीटर दूरी पर हरचंदपुर एक थाना लगता है और उसी ग्राम निवासी बाबूलाल के घर में 4 सदस्य शामिल थे। बाबूलाल और बाबूलाल की पत्नी और उनकी 17 साल की बेटी जिसका नाम था काजल, और उनका 10 साल का लड़का हिमांशु। बाबूलाल जो थे उनका पेशा था गांव-गांव आइसक्रीम बेचा करते थे और जो पैसे आते थे उनके परिवार का गुजारा चलता था और इसी तरीके से उनका घर परिवार चलता था। उनकी जो बेटी थी जिनका नाम काजल था, वह बेहद खूबसूरत और अच्छी थी। पूरे गांव में अगर खूबसूरती की बात की जाए तो बाबूलाल की बेटी थी। काजल पूरे गांव में ज़्यादा खूबसूरत और होनहार लड़की थी। अक्सर लोग काजल को देखकर कह दिया करते थे कि काजल बिटिया कितनी खूबसूरत और कितनी अच्छी है। तभी अचानक एक दिन काजल की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। तब वह अपने ही पास हरचंदपुर जाती है। वहाँ पर डॉक्टर को दिखाया जाता है। तब डॉक्टर जो हैं उन्हें कहते हैं इन्हें शहर में ले जाया जाए, उनकी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तभी वहाँ पर उनको फ़ायदा नहीं हुआ। तब वहाँ से वो रायबरेली शहर लेकर जाती है जहाँ पर इंद्रजीत का क्लिनिक रहता है और वहाँ पर लाया जाता है और वहाँ पर उन्हें भर्ती किया जाता है। अब उनका इलाज यहीं से चालू हुआ। डॉक्टर इंद्रजीत जब आते हैं, जब काजल को देखता है तो बिल्कुल देखते रह जाते हैं, क्योंकि आज तक इन्होंने इतनी उम्र में इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखा। अब इंद्रजीत के दिल में काजल के लिए अलग ही ख्याल आने लगा। तभी इंद्रजीत जो है
काजल को देखते हैं तो वह थोड़ा सा अपनी नज़रें नीचे कर ली थी। इंद्रजीत पूछने लगे, क्या हुआ आपकी माँ को? तो उन्होंने बताया कि सुबह मेरी माँ उठी और अचानक 2-4 उल्टियाँ हुई, जिससे उल्टी बंद नहीं हो रही है और उनकी तबीयत बिगड़ती चली जा रही है। तभी इंद्रजीत डॉक्टर ने कहा, टेंशन मत लो, मैं आपकी माँ की अच्छे से इलाज कर दूंगा। तभी उनका ट्रीटमेंट किया जाता है और उनको आराम मिल जाता है। इसी दौरान तकरीबन 3-4 दिन इंद्रजीत के क्लिनिक पर रहती है, वहीं पर एडमिट रहती है और उसके बाद तकरीबन 4 दिन के बाद उनको अच्छे से आराम मिलता है। तब उनको घर जाने के लिए रेफ़र किया जाता है। उसी दौरान में काजल की जो दोस्ती है वो इंद्रजीत से हो जाती है। जब वो घर की तरफ आने लगती है तब उनको बिल पे करना था। उनका बिल था 16,200 रुपये। तभी काजल जो है वह बोलने में काफ़ी तेज़ थी, बिल्कुल निडर होकर बात करती थी, किसी से बिल्कुल नहीं शर्माती थी। तभी इंद्रजीत के पास चली जाती है, जो डॉक्टर रहते हैं उनसे कहती है, डॉक्टर साहब पैसे बहुत ज़्यादा हैं, अगर आप 10,000 लेते तो काफ़ी आपकी मेहरबानी होती, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी हैं। इंद्रजीत जो है तब इतनी बात सुनते हैं काजल की, अगर आप कहो तो या भी पैसा ना लें, आपकी माँ का इलाज हम ऐसे कर देंगे, क्योंकि हम अक्सर न जाने कितने लोगों का फ्री में इलाज करते हैं, तो आप तो अपने हैं। जब इतनी बात काजल सुनती है तो काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है, डॉक्टर साहब अगर आप पैसे नहीं लेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम गरीब आदमी, हमारे लिए 10,000 भी ज़्यादा है। इंद्रजीत उनसे पैसा नहीं लेता है, उनका दावा भी फ्री में कह सकते हैं कि फ्री में उनका इलाज किया और दवा भी उनको दिया। तभी काजल जब जाने लगती है तो उनका नंबर लिया गया और उनसे कहा, डॉक्टर साहब ने कहा है कि मैं पूछूंगा कि माँ की तबीयत कैसी है। तभी काजल जो है डॉक्टर साहब को अपना नंबर देती है। वो कीपैड मोबाइल उसकी माँ चला रही थी। तभी वो दोनों लोग अपने घर हाचनपुर चले जाते हैं और आने के बाद तकरीबन 9 बजे के दरमियान तभी डॉक्टर इंद्रजीत फ़ोन करते हैं काजल के पास और पूछते हैं, आपकी माँ की तबीयत कैसी है। तभी काजल कहती, माँ की तबीयत बहुत अच्छी है, अभी पहले से तबीयत अच्छी है उनकी, और अभी खाना वाना खाकर अभी दवा दी हमने। तभी वह दोनों लोग तकरीबन 5 से 7 मिनट तक बात करते हैं और इसी तरीके से काजल भी अटैक हो चुकी थी इंद्रजीत से बात करने में। उनके बाद दोनों लोग फ़ोन रखते हैं। तभी सुबह के समय काजल फ़ोन लगाती है, डॉक्टर साहब आज यह दवा देना भूल गई थी, क्या यह दवा सुबह देनी है। तब इसी बहाने से दोनों बात करते हैं तकरीबन 15-20 मिनट। अब ऐसे करते करते 10-15 दिन का समय बीतता गया। 10-15 दिन समय बीत गया। दोनों में ऐसी बात करते करते दोस्ती हो गई और कब प्यार करने लगे दोनों, इस बात की खबर ही नहीं हुई। अब धीरे धीरे जो है इंद्रजीत जो है वो काजल के घर आने लगा और उसके माँ के बहाने से आते हैं और उन्हें देखकर चले जाते हैं। तकरीबन ऐसे करते 5-6 महीने का जो है समय बीतता चला गया। तभी एक दिन इंद्रजीत डॉक्टर साहब आए थे। तभी उनके घर पर काफ़ी लोग, तकरीबन 3-4 लोग आए थे और कुछ ब्याज के सिलसिले में बात कर रहे थे। जैसे ही काजल ने देखा वैसे ही इंद्रजीत को कहने लगी कि आप डॉक्टर साहब घर चले जाइए,
अभी इंद्रजीत जी कहते हैं क्या बात है बताओ। अभी वो लोग कहते हैं दरअसल मामला ऐसा है, हमने इन्हें तकरीबन इनका खेत जो है 1.5 लाख रुपए इनको ब्याज पे पैसे दिए थे और इनसे कहा था कि अगर आप ब्याज नहीं दे पाओगे तो मैं आपका खेत ले लूँगा, लेकिन उन्होंने हमारी ब्याज नहीं भरा और आप तकरीबन 2.5 लाख रुपया हो चुकी है और मैं चाहता हूँ कि इनका खेत ले लूँ। इंद्रजीत इतनी बात सुनते हैं, कहते हैं ठीक है 1 महीने का समय दो, अगर आप चाहें तो इनका खेत ले लेना, अगर पैसे नहीं दे पाएंगे तो, लेकिन 1 महीने तक रुको, हो सकता है यह आपको पैसा दे दे। तभी वो लोग चले जाते हैं। जाने के बाद फिर काजल से कहते हैं दरअसल क्या बात है, बात पूरी बताओ। तभी काजल बताती है दरअसल 5 साल पहले पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब थी, इस वजह से हम लोगों ने इनसे ब्याज पर पैसे लिए थे। 1.5 लाख रुपए लिए थे, आज यह 2.5 लाख रुपए हो गए हैं। इसलिए वो लोग कह रहे हैं या तो पैसे दो या खेत हमारे नाम कर दो। अब इतना बात सुनते ही इंद्रजीत डॉक्टर साहब कहते हैं डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना, मैं आपको पैसे दे दूँगा। तभी ये बात बाबूलाल सुनते हैं। काजल के पिता वही भड़क जाते हैं और कहते हैं कि आप भगवान के रूप में हैं। तभी इंद्रजीत आते हैं। तकरीबन 7-8वें के करीब महीने में फिर वो लोग आते हैं और आने के बाद उनको पैसा दे देते हैं। पैसे देने के बाद में स्टाम्प पेपर जो था उसे लिया जाता है और उनसे लेकर स्टाम्प पेपर को फाड़कर फेंक दिया जाता है। तभी कुछ प्रपोज के लिए और इंद्रजीत एक स्टाम्प पेपर लेकर आते हैं और लाने के बाद में उस पर काजल और काजल की माँ, काजल के पिता का और काजल के भाई का, सभी लोगों का जो है इंद्रजीत स्टाम्प पेपर पर साइन करवाता है। लेकिन दरअसल उन लोगों को नहीं मालूम था कि ये क्या है। तभी इंद्रजीत कहता है आपने जो मेरे से 2.5 लाख रुपए लिया था, ये उसी के सिलसिले में स्टाम्प पेपर पर एक बना के रख रहा हूँ, इससे कोई आपका नुकसान नहीं है। वो लोग ध्यान नहीं देते हैं और स्टाम्प पेपर जो है इंद्रजीत लेकर चले जाते हैं। अब इसी दौरान जो है धीरे धीरे इंद्रजीत का आना जाना लगा रहता था, अक्सर उसके घर आया करता था। तभी वह एक दिन शादी की बात करता है। बाबूलाल से कहता है पिताजी मैं आपकी बेटी से बेहद प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ आपकी बेटी से शादी कर लूँ। बाबूलाल जब इतनी बात सुनते हैं तो उनके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचते हैं कि आखिरकार क्या हुआ, डॉक्टर साहब इसलिए आते थे क्या जो मेरी बेटी से शादी करने के लिए। वो कहते हैं मैंने अपने रिश्तेदार में अपनी बेटी की शादी जो है वहाँ तय कर चुका हूँ, अगर मैं वहाँ शादी नहीं करूँगा तो काफ़ी बेइज्जती होगी हमारी, क्योंकि मैंने उन्हें जुबान दे दिया है। अब इतना बात सुनते ही इंद्रजीत जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि किसी भी तरीके से मैं काजल से शादी करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी शादी करा दीजिए। तभी उसके पिताजी कहते हैं यह बिल्कुल नामुमकिन है। इंद्रजीत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उस समय कुछ नहीं बोलता और चला जाता है। फिर रात में काजल से बात होती है। काजल से कहता है इंद्रजीत कि अगर आपसे शादी नहीं करूँगा तो मैं मर जाऊँगा, मैं आपसे बेहद प्यार करता हूँ। इतनी ही बात सुनकर काजल रोने लगती है और कहती है ठीक है मैं अपने पिताजी से बात करूँगी शादी के लिए, लेकिन आप प्लीज़ ऐसा मत करना। इंद्रजीत जो था वो बात बात पर इस तरीके से बता रहा था और रो रहा था। तभी काजल भी रोने लगती है। तभी अपने पिताजी के पास आती है और कहती है पिताजी मैं इंद्रजीत को ज़्यादा चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ
मैं उसके साथ विवाह कर लूँ। उसके साथ जैसे भी मेरी ज़िंदगी रहेगी, मैं अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगी। जो उसके पिता रहते हैं और कहते हैं, मैंने अपने ही रिश्तेदार में ज़ुबान दी है, उस ज़ुबान का क्या वैल्यू, क्या इज्जत रहेगी। जब तुम 10-12 साल की थी, तभी वो लोग तुम्हारा हाथ मांगने आए थे हमारे घर पर, और मैंने हाँ कर दिया है। अगर अभी ना करूँगा तो बहुत ही हमारे समाज में बेइज्जती होगी और हमें वो लोग अलग निगाह से देखेंगे। फिर इतनी कहते हैं काजल से, जो रोने लगती है और कहती है, ठीक है पिताजी, जैसे ही आप कहोगे वैसे ही बात मानूंगी। उस दौरान तकरीबन 10 से 11 महीना समय बीत जाता है। साल का आखिरी महीना चलने लगता है। अभी इंद्रजीत जो है स्टाम्प पेपर पर साइन करवाया रहता है, वो पेपर लेकर आता है और आने के बाद में बाबूलाल उनके घर तमाम सदस्य को वहाँ पर बाहर बुलाता है और कहता है, जो मैंने आपको 2.5 लाख रुपए दिए थे, इस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है, अगर आप हमारे 1 साल के बाद हमारे पैसे वापस नहीं करेंगे तो आपका जो घर है जिसमें आप रह रहे हैं और आपकी जो ज़मीन जहाँ पर भी है, वो सारी ज़मीन आपको हमारे हक में देना पड़ेगा। 10% का आपको इसका ब्याज देना पड़ेगा। तकरीबन 2.5 लाख का हर महीने का 25,000 रुपये देना पड़ेगा और आपको साल भर में 3 लाख रुपये देना पड़ेगा। इस हिसाब से हमारी जो रकम होती है वो 55 लाख होती है। बाबूलाल इतनी बात सुनते ही उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आखिरकार हम किस नरक में फंसे। इंद्रजीत कहता है, अगर आप इतना पैसा नहीं दे पाओगे तो आपके बेटी से शादी करूंगा मैं। और यहाँ जो स्टाम्प पेपर है। बाबूलाल इतनी बात सुनकर बिल्कुल भौंक जाते हैं और वो रोने लगते हैं। आखिरकार मैंने क्या जुर्म किया है, और जहाँ पर मैंने अपना ही खेत ब्याज पर रखा था, कम से कम वही मेरा खेत चला जाता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से मुझे जाल में फंसाया। अब तो मेरा घर भी छूटेगा, मेरा खेत भी जाएगा। या तो फिर मैं इन्हें इतना पैसा दूं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं। या तो मैं अपनी बेटी की इस शख्स से शादी कर दूं। तभी इंद्रजीत इतनी बात कहकर वहाँ से चले जाते हैं और जाने के बाद में फिर रात में तकरीबन 8:30 बजे काजल के पास फ़ोन करता है। काजल जो है बहुत गुस्से में रहती है बात सुनकर, लेकिन काजल से कहता है, काजल मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें सिर्फ पाने के लिए ऐसी वारदात को अंजाम दिया हूँ, ऐसी बात किया हूँ ताकि पिताजी किसी तरीके से भी हमारी शादी के लिए हाँ कर दे। इतनी बात सुनते ही काजल खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी उम्र जो थी तकरीबन 18 साल के करीब थी, इसलिए इसको इन सब बातों के बारे में ज़्यादा समझ नहीं थी। वो शायद सोच रही थी कि इंद्रजीत ने बहुत अच्छा किया है, सिर्फ मेरे लिए, मेरे प्रेम के लिए। उन्होंने इस तरीके से कहा। तभी अपने पिताजी से कहती है, पिताजी मेरी शादी डॉक्टर इंद्रजीत से करवा दीजिए और उसके साथ खुशहाली से ज़िंदगी गुजार लूँगी। मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी और ना ही कुछ कहूँगी, सिर्फ आप मेरी शादी उससे करा दीजिए। तभी पिताजी बहुत भौंक जाते हैं, कहते हैं, ठीक है बेटी, अगर आपकी इच्छा यही है तो मैं इंद्रजीत से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। तभी तारीख आती है 13 अगस्त सन 2018। इंद्रजीत की शादी जो है कोर्ट मैरिज से कर दी जाती है, लेकिन इंद्रजीत ने यहाँ पर बताया कि जो मेरे पिता हैं वो बहुत अलग किस्म के इंसान हैं और वो नहीं चाहते कि हमारी शादी इनसे हो। दरअसल मेरी शादी कहीं और पर लगाए हैं और मैं वहाँ पर शादी नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं कागज़ से कोर्ट मैरिज करवाना चाहता हूँ, ताकि मेरे पिताजी को बात अगर मालूम पड़ेगी तो शादी नहीं होने देंगे। इसलिए मैं कोर्ट मैरिज कर रहा हूँ, ताकि आने वाले समय में
जैसे समय बीतेगा वैसे मेरे पिताजी मान जाएंगे और ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, हमारे इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेंगे। काजल जो है कोर्ट मैरिज से शादी कर लेती है और काजल को रायबरेली लेकर जाता है, वहाँ पर एक किराए का मकान ले लेता है। अब धीरे धीरे दोनों लोग रहते हैं, लेकिन काजल को अभी भी कानो खबर नहीं थी कि इंद्रजीत जो था वो शादीशुदा था और 2 बच्चों का बाप था। अब इसी तरीके से तकरीबन 1 डेढ़ साल समय बीत गया। एक दिन काजल रात को लेटी हुई थी और इंद्रजीत जो है वो सोया हुआ था। तभी उसके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है, हैप्पी बर्थडे पापा माय हस्बैंड। तो ये कौन है? फिर इंद्रजीत बातों को घुमा देता है, लेकिन काजल जो थी वो इस बात को समझ चुकी थी कि लगता है इंद्रजीत की शादी हो चुकी है। दरअसल इंद्रजीत जो था 10-12 दिन में अपने घर जाता था और जब उससे काजल पूछती है कि आप कहाँ पर जाते हैं, बातों को घुमाकर बता देता है। मैं डॉक्टरी की सिलसिले से जाता हूँ, लेकिन वो अपनी पत्नी से मिलने जाया करता था। अब ये सब बातें जब मालूम पड़ी तो तभी एक दिन उन्होंने पूछा कि आपकी शादी हो चुकी है। तभी इंद्रजीत गुस्से में आकर कहता है कि मेरी शादी दरअसल हो चुकी है। काजल और इंद्रजीत में झगड़ा होने लगे। तभी दोनों लोग आपस में झगड़ा करने लगे। तभी काजल कहती है, मुझे बहुत बुरी तरह से फंसाया, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम शादीशुदा इंसान थे, लेकिन तुमने मुझसे कहा कि और मैं तुम्हारे लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब इस बात को लेकर इंद्रजीत और काजल के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगे और बात हद तक बढ़ गई। धीरे धीरे काजल को इंद्रजीत के बारे में सारी बातें मालूम होने लगी और तभी उसके पिता सुरेंद्र प्रताप सिंह के बारे में जान गई। सुरेंद्र प्रताप सिंह जो थे बहुत नेक ही अच्छे इंसान थे और वो किसी की बात को नहीं मानते थे, काफ़ी सच्चे इंसान थे। तभी वो कहती है कि मैं पापा से जाकर सब बता दूंगी और तुमने जो मेरे साथ किया। तभी इंद्रजीत गुस्से में बहुत आता है और सोचता है अगर यह शिकायत पापा से कर देगी तो शायद पापा जो हैं मुझे घर से बेदखल कर देंगे और जो मेरी पहली पत्नी है वह मुझसे भी बहुत नाराज़ हो जाएगी। अब यहाँ पर देखते ही देखते 3 साल का अरसा गुजर चुका था। तभी तारीख आती है 6 जनवरी सन 2022। इंद्रजीत जैसे ही घर पर आता है, देखता है जैसे ही दरवाज़ा खोलता है जहाँ पर काजल रहती थी, और खोलने के बाद में देखा वहीं काजल जो है फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। आखिरकार काजल को किसने मारा? उसके बाद फौरन इंद्रजीत जो है पुलिस को फ़ोन करता है। मौके पर पुलिस पहुंचती है और बॉडी को नीचे उतारा जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज। वहीं पर इंद्रजीत से इसकी जांच पड़ताल भी की जाती। इंद्रजीत कहता है, दरअसल साहब जैसे ही अपने घर पर आया तभी मैंने देखा कि मेरी पत्नी जो है वह दरअसल अब किसने मारा ये मुझे इस बात की खबर नहीं। वहीं पर इंद्रजीत जो है उनके माता पिता बाबूलाल को फ़ोन करता है और वह दोनों लोग रोते हुए आते हैं और अपनी बेटी का शव देखकर कहते हैं, हाय मेरी बेटी को किसने मारा? वही इंद्रजीत रोता हुआ कहता है, पापा पता नहीं किसने मार दिया, या किसी डिप्रेशन में खुदकुशी कर ली। और उसके बाद में फिर उनकी बॉडी को उनके गांव लेकर जाते हैं और उनका अंतिम संस्कार करते हैं। अब दरअसल यहाँ पर सवाल इस बात का था कि यहाँ पर काजल को किसने मारा। इंद्रजीत जो है चौकी में जाता है और एक मोटी रकम दे देता है। उसके बाद में केस को यहीं रफा दफा कर दिया जाता है। वहीं पर काजल के पिता चौकी में बार बार चक्कर लगाते हैं और वो कहते हैं, साहब इसकी जांच होनी चाहिए इस केस की, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दामाद जो है डॉक्टर इंद्रजीत ने ही मेरी बेटी को मारा है।
दरअसल अब वहाँ पर जब जाते हैं, जो अधिकारी होते हैं वो बाबूलाल को डांटते हुए भगा देते हैं और कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो। अब ये बात सुनकर बाबूलाल रोते हुए घर चले आते हैं और इस तरीके से तकरीबन थाने के चक्कर लगाते, लेकिन उसकी बेटी को इंसाफ नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आज भी हमारे समाज के अंदर ऐसी न जाने कितनी काजल हैं, उनकी केस ऐसे दबकर ख़त्म हो जाती है और काजल को कोई ढूंढने वाला और पूछने वाला नहीं। वहीं पर उसके पिताजी काफ़ी बार कोशिश